अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्या हाल चाल है बच्चों? खैरियत से हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे, साथ साथ आप लोग लेक्चर्स भी सुन रहे होंगे। तो बेटा हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 है हमारा फिजिकल ऑप्टिक्स। बेटा अगर आपको याद हो तो फिजिकल ऑप्टिक्स की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि फिजिकल ऑप्टिक्स के अंदर हम लाइट का इंटरेक्शन पढ़ते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के साथ जिनका साइज कंपेरेबल होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट के साथ। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट चूंकि बहुत छोटी है, तो हम उन ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन पढ़ते हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं। जैसे बेटा अगर आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट याद हो, उसमें भी हमने दो नैरो स्लिट्स यूज किए थे। आपको डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला टॉपिक हमने रिसेंटली पढ़ा है। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में भी आप इमेजिन करें कि 1 सेंटीमीटर का अगर हो और उसमें 5000 लाइंस हो, तो जो स्लिट्स होंगे वो बहुत करीब करीब होंगे और बहुत ही नैरो होंगे। इसके अलावा नैरो स्लिट, सिंगल स्लिट की डायफ्रैक्शन पढ़ी हमने, जिसमें एक सिंगल स्लिट यूज कर रहे थे। तो सिंगल स्लिट भी एक बहुत छोटा होता है, बहुत बारीक सा स्लिट होता है, जिसमें से जब लाइट पास करती है तो वो डाइफ्लेक्ट करती है। बेटा अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एक्सरे डाइफ्रैक्शन। इसको एक्सआरडी भी कहते हैं। हमारे बुक के अंदर इसका जो नाम है वो है डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज बाय क्रिस्टल्स। तो पहले टॉपिक के नाम को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद टॉपिक के अंदर है क्या उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो बेटा क्या पढ़ना है हमने? डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन क्या होती है बेटा? ये फिगर आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पर मैंने आपको समझाया है कि ये एक वेव फ्रंट आ रहा है, और वो वेव फ्रंट जब एक छोटे से स्लिट में से पास करेगा तो वो नया वेव फ्रंट बनेगा, इस तरह से बेंड होगा। और अगर आप रेज ऑफ लाइट बनाएं तो जो लाइट है वो यहाँ से बेटा सीधी आ रही है, ऐसे लाइट ऐसे आ रही है पैरेलल बीम्स की फॉर्म में। जब वो लाइट इस स्लिट से गुजरती है तो वो देखे बेंड हो गई है, और इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं डाइफ्रैक्शन। और आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक छोटा सा नोट बताया था कि डाइफ्रैक्शन प्रोमिनेंट तब होती है जब इस स्लिट का साइज कंपेरेबल हो वेवलेंथ ऑफ लाइट के साथ। यानी जो स्लिट उस लाइट के सामने रखा हुआ है, उस स्लिट का साइज ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट के साथ, तब आप डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रोमिनेंटली ऑब्जर्व कर पाओगे। तो इसको हम डिटेल से पढ़ के आ रहे हैं। बस यहां से ये पॉइंट हमने साथ लेकर चलना है कि जो रुकावट होगी उसका साइज कंपेरेबल होगा वेवलेंथ ऑफ लाइट के साथ। तो ये होगी डाइफ्रैक्शन। अब बेटा नेक्स्ट है डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज। यानी हमने किसकी डाइफ्रैक्शन पढ़नी है? एक्स रेज की डाइफ्रैक्शन पढ़नी है। तो बेटा व्हाट आर एक्स रेज? आपको चैप्टर नंबर 8 हमने वेव्स पढ़ाया है, और उस चैप्टर नंबर 8 में हमने बताया था कि वेव्स की दो टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिनको प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो व्हाट आर एक्सरेज? एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। जैसे बेटा आपके सामने मैंने टाइप्स बनाई हैं: रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा रेज। ये जो टाइप्स हमने बनाई हुई हैं बेटा, ये किस बेस पर बनाई हुई हैं? बेटा ये बनाई हुई है वेवलेंथ की बेस के ऊपर। इस पैटर्न के अंदर जब हम राइट साइड पे बढ़ रहे होते हैं ना, इस तरफ जा रहे होते हैं, तो लेमडा जो है वो डिक्रीज करती जाती है। इट मींस दैट कि रेडियो वेव्स की इस स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और गैमा रेज की वेवलेंथ सबसे कम है। इससे पहले जो हम लाइट के इंटरेक्शन पढ़ रहे थे, सिंगल स्लिट में जो पढ़ा, जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा, जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर लाइट इस्तेमाल हो रही होती है बेटा, वो विजिबल लाइट है। ये विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ एक्सरेज के मुकाबले में ज्यादा होती है। एक्सरेज की वेवलेंथ बहुत थोड़ी होती है। तो अभी जो हमने डायफ्रैक्शन पढ़नी है, जरा थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, अभी जो हमने डायफ्रैक्शन पढ़नी है वो विजिबल लाइट की नहीं पढ़नी, हमने एक्सरेज की पढ़नी है। टॉपिक का नाम है डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज। हमने एक्सरेज की डायफ्रैक्शन पढ़नी है। और एक्सरेज क्या है? एक्सरेज आर द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स whose wavelength is very shorter, whose wavelength is of the order of 10 raised to the power minus 10 meters.
10⁻⁻10। आप इमेजिन करें कितनी छोटी वेवलेंथ है। तो बेटा ये जो यहां से कंडीशन इंफॉर्मेशन याद रखें, एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम भी लेंथ का यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। तो 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर्स होता है। बेटा जो एक्सरेज होती हैं उनकी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम्स के अंदर होती है, 1 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम, 3 एंगस्ट्रॉम, इस ऑर्डर के अंदर होती है। इट मींस दैट कि एक्सरेज की वेवलेंथ बहुत शॉर्टर है। तो अब बेटा अब आपको कंडीशन याद आनी चाहिए कि डायफ्रैक्शन को प्रोमिनेंट करने के लिए शर्त क्या है। बेटा शर्त ये है कि जो रुकावट, जो स्लिट सामने रखा जाएगा उसका साइज कंपेरेबल होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट के साथ। अब चूंकि एक्सरेज की वेवलेंथ बहुत छोटी है, एंगस्ट्रॉम्स के अंदर है, तो एक्सरेज की डायफ्रैक्शन तब ही प्रोमिनेंट हो पाएगी जब इसके सामने जो स्लिट रखा जाए वो भी 10⁻⁻10 मीटर्स के ऑर्डर में हो, उस स्लिट का साइज भी एंगस्ट्रॉम्स के अंदर हो। अब बेटा इतने छोटे साइज का स्लिट हमारे लिए बनाना तो पॉसिबल नहीं है कि इतना छोटा स्लिट बनाया जाए टू ऑब्जर्व द डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज। बट बेटा 1914 के अंदर दो साइंटिस्ट थे, WH ब्रैग और WL ब्रैग। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो क्रिस्टल्स होते हैं, यानी जो कोई भी सॉलिड है उसका जो एक पीस है, उन क्रिस्टल्स के अंदर जो एटम्स के दरमियान स्पेसिंग होती है, एटम्स की प्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो एंगस्ट्रॉम्स के अंदर होता है। यानी दो एटम्स हैं, एक एटम का क्रिस्टल है, ये समझ लें एटम का क्रिस्टल है, इसकी जो प्लेन्स हैं, इन प्लेनर्स के दरमियान जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस होगा वो भी 10⁻⁻10 मीटर्स में होता है। और एक्सरेज उन इंटरप्लेनर स्पेसिंग यानी एटम्स की जो प्लेन्स हैं उनमें से डाइफ्रैक्ट करती हैं। तो इन्होंने फिर इस चीज को यूज किया, आगे हम यूज पढ़ने वाले हैं। यहां तक जो बातें मैंने आपको बताई हैं उनको मैं जरा 2-3 पॉइंट्स के अंदर समराइज कर दूं। हम पढ़ रहे हैं डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन होती है बेंडिंग ऑफ लाइट। अभी हम डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज पढ़ने वाले हैं। एक्सरेज ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्टर है, एंगस्ट्रॉम्स के अंदर है। इससे पहले हम डाइफ्रैक्शन पढ़ रहे थे विजिबल लाइट की। तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ एक्सरेज के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो अब बेटा जब हमने एक्सरेज की डायफ्रैक्शन पढ़नी है तो डायफ्रैक्शन प्रोमिनेंट करने की एक कंडीशन ये होती है कि आप वेव्स के सामने ऐसा स्लिट प्लेस करें जिस स्लिट का साइज कंपेरेबल हो वेवलेंथ ऑफ लाइट के, यानी वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज के। हमारे इस टॉपिक के केस के अंदर जो स्लिट एक्सरे के सामने रखा जाएगा वो उसका साइज कंपेरेबल होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट के साथ, यानी वेवलेंथ ऑफ एक्सरे के साथ। तो इतना छोटा स्लिट हम कैसे बनाएं? तो हमने देखा कि नेचुरली जो नेचर के अंदर जो मटेरियल्स, जो क्रिस्टल्स बने हैं उनके दरमियान जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम्स होती है, और एक्सरेज की भी वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम्स है। तो हमने अगर एक्सरेज की डायफ्रैक्शन को प्रोमिनेंटली ऑब्जर्व करना है तो फिर एक्सरेज को उन क्रिस्टल्स पर गिराया जाना चाहिए, और उन क्रिस्टल से जब एक्सरेज डायफ्रैक्ट होंगी तब हम उसका पैटर्न देख पाएंगे। इसलिए हमें टॉपिक क्या पढ़ाया जा रहा है? हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज बाय क्रिस्टल्स। क्योंकि एक्सरेज जो नॉर्मल स्लिट्स हैं उनमें से डायफ्रैक्ट ही नहीं करेंगी, क्योंकि नॉर्मल स्लिट्स बहुत बड़े होते हैं, तो वेवलेंथ बहुत शॉर्टर है, तो डायफ्रैक्शन विल नॉट बी प्रोमिनेंट। तो क्रिस्टल से जब वो डायफ्रैक्ट करती हैं तो वो प्रोमिनेंट होती हैं। तो ये टॉपिक का नाम था बेटा। तो अब आते हैं WH ब्रैग और WL ब्रैग ने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो इसको यूज किया डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट को या डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज को, अब हम उसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो ये बेटा आपके सामने जो बने हुए हैं, दीज आर एटॉमिक प्लेन्स, यानी ये कोई क्रिस्टल है, ये पूरे का पूरा एक क्रिस्टल है, एक सैंपल है जिसका कोई स्ट्रक्चर वगैरह स्टडी किया जाना है, मैं बाद में बताता हूं इसके बारे में। ये एक सैंपल है उस क्रिस्टल का, एक सॉलिड के पीस का। अब हमने जब माइक्रोस्कोपिकली देखा तो इसके अंदर जो प्लेन्स हैं, ये कुछ एटम्स हैं, एटम्स इस तरह से प्लेस्ड हैं इन प्लेन्स के अंदर। ये पहली ऊपर वाली प्लेन है, फिर उसके नीचे वाली प्लेन है, फिर उससे नीचे वाली प्लेन है। और यहां से उन्होंने क्या किया, वो दोनों साइंटिस्ट ने ब्रैग्स इक्वेशन बनाने के लिए यहां से एक्सरेज जो है ना वो इंसिडेंट की इस क्रिस्टल के ऊपर, इस सैंपल के ऊपर।
बेटा जो उन्होंने एक्सरेज यहां पर इंसिडेंट की वो इस प्लेन के साथ एंगल बना रही हैं थीटा। बेटा एक रे ऑफ लाइट जो है या एक रे जो है एक्सरे है वो यहां से ऊपर वाली लेयर से यहां रिफ्लेक्ट कर गई और जो दूसरी एक्सरे है वो इस नीचे वाली प्लेन वो पेनिट्रेट कर गई क्रिस्टल की दूसरी प्लेन तक और जो सेकंड वाली एक्सरे है वो सेकंड प्लेन से रिफ्लेक्ट करके ऊपर की तरफ चली गई। अब बेटा एक चीज यहां नोट कीजिएगा, ये जो थीटा है ये आपका वो एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। आपको पता होगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो नॉर्मल के साथ लिया जाता है और नॉर्मल ये होगा ना इस प्लेन का। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, ये एंगल है एक्सरे का क्रिस्टल के प्लेन के साथ। तो दिस इज थीटा। अब बेटा एक एक्सरे जो है वो ऊपर वाली प्लेन से रिफ्लेक्ट कर रही है, दूसरी एक्सरे जो है वो पेनिट्रेट करके क्रिस्टल की सेकंड वाली प्लेन से रिफ्लेक्ट कर रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो रिफ्लेक्शन हो रही है ना, आपने तो हमें डायफ्रैक्शन पढ़ानी थी, तो ये क्या बात हुई? बेटा ये हो रिफ्लेक्शन ही रही है, एक एक्सरे इधर से रिफ्लेक्ट हुई दूसरी यहां से, हो रिफ्लेक्शन ही रही है, लेकिन इस रिफ्लेक्शन का जो पैटर्न बनने वाला है वो कुछ इस तरह का बनेगा और ये पैटर्न डायफ्रैक्शन की तरह का है, इसलिए हम इसको डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे कहते हैं। अब बेटा दोनों एक्सरे जो इस तरफ रिफ्लेक्ट होके जा रही हैं, यहां जा रही है ये ब्लैक वाली दोनों, बेटा ये जाके डिटेक्टर में पर टकराएंगी और डिटेक्टर में कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा। अब डिटेक्टर में क्यों? पहले तो सर आप कह रहे थे स्क्रीन रखी हुई है और स्क्रीन के ऊपर हमें कलर नजर आ रहे हैं, हमें फ्रिंजेस नजर आ रही हैं, यहां पर हमने स्क्रीन की जगह पर क्या प्लेस करवा दिया? डिटेक्टर। बेटा आप एक लम्हे के लिए सोचें कि ऐसा क्यों किया है। बच्चे आपने सोच लिया होगा ऐसा इसलिए किया है क्योंकि पहले हम यूज कर रहे थे विजिबल लाइट और विजिबल लाइट हमें आम आंख से नजर आती है, हम देख सकते हैं विजिबल लाइट जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज, रेड है, ये हमें नजर आती है। बट अभी हम क्या यूज कर रहे हैं? अभी हम एक्सरे यूज कर रहे हैं। जब एक्सरेज यहां से रिफ्लेक्ट होके जाएंगी, अगर हम सिंपल स्क्रीन प्लेस कर दें वहां पर वो फ्रिंजेस का पैटर्न बनाएंगी, लेकिन वो फ्रिंजेस का पैटर्न हमें नजर नहीं आएगा क्योंकि एक्सरे नजर नहीं आती, हमारा विजिबल पैटर्न सिर्फ इतना इतना है, ये बाकी रेस तो हमें नजर ही नहीं आती। इसलिए हमें फिर उस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए एक डिटेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहां हमने डिटेक्टर रखा है। डिटेक्टर ऐसी चीज है जो एक्सरेज को देख सकती है, सिंपल इज दैट। एक्सरेज किसी कंप्यूटर मशीन के साथ या किसी और स्क्रीन के साथ कनेक्टेड होगी और इस डिटेक्टर की स्क्रीन के ऊपर हमें इस तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा। तो अब आ जाइए बेटा दोबारा वापस, ये पहली एक्सरे आई वो प्लेन के ऊपर से रिफ्लेक्ट कर गई, पहले प्लेन के ऊपर वाली सरफेस से, दूसरी एक्सरे यहां से रिफ्लेक्ट कर गई। अब बेटा ये दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर जा रही हैं, मोनोक्रोमेटिक भी हैं क्योंकि मोनोक्रोमेटिक ही यूज की थी उन्होंने, सेम वेवलेंथ वाली। तो बेटा ये दोनों करेंगी इंटरफेरेंस। अब जब इंटरफेरेंस करेंगी तो आपको पता है इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। अगर बेटा ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें तो हमें इस तरह की डिटेक्टर पर पीक देखने को मिलती है, स्क्रीन पर इस तरह की ये पीक्स जो नजर आ रही हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से हैं, यानी जब ये दोनों एक्सरेज कंस्ट्रक्टिवली मीट करेंगी तो इस तरह की पीक्स मैक्सिमा आपको दिखाएंगी, तो ये मैक्सिमा है। अब बेटा हमने डिराइव करनी है ब्रैग्स इक्वेशन, उसके बाद मैं आपको इसका यूज समझाता हूं। बेटा देखें, पहले समझने के लिए ये जो रे है इसको जरा बैकवर्ड एक्सटेंड करें यहां तक और इसको मैंने फॉरवर्ड एक्सटेंड किया यहां तक। क्यों एक्सटेंड किया है जरा समझिएगा। बेटा देखो ये वाली रे यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, दूसरी वाली रे यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो दोनों रेज क्या एक जितना पाथ ट्रेवल कर रही हैं? आप जरा सोचें एक मिनट के लिए कि जो रे ऊपर वाले हिस्से से रिफ्लेक्ट हो गई, जो दूसरी रे यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, क्या दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम है या दोनों के बीच कोई पाथ डिफरेंस मौजूद है? तो एग्जैक्टली बेटा सोचा होगा, मैं तो ये सपोज कर रहा हूं कि आप लोगों ने सही सोचा होगा। क्या सोचा होगा आप लोगों ने? कि इन दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम नहीं है, दोनों के बीच है पाथ डिफरेंस। जो सेकंड वाली रे है वो फर्स्ट वाली रे की निस्बत ज्यादा पाथ ट्रेवल कर रही है। अब
ये कंस्ट्रक्टिवली मीट करेंगी या डिस्ट्रक्टिवली मीट करेंगी, वो डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस के ऊपर कि दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना है। अगर तो दोनों रेज के बीच पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल होगा वेवलेंथ का, तो वो कंस्ट्रक्टिवली मीट करेंगी, यानी तब हमें इस तरह की पीक्स मिलेंगी। अब मसला आ गया पाथ डिफरेंस का, हमने फाइंड करना है पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए मैंने इन रेज को एक्सटेंड किया था। ब्लू वाली लाइन जो आपको नजर आ रही हैं वो पाथ डिफरेंस को डिफरेंशिएट करने के लिए थी। इस रे को मैंने बैकवर्ड एक्सटेंड किया यहां तक, इसको मैंने फॉरवर्ड एक्सटेंड किया यहां तक। अब बेटा ये जो ब्लू लाइन है इसके इस तरफ देखो तो दोनों रेज का डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम है। सिमिलरली इस ब्लू लाइन के इस तरफ देखो तो दोनों ब्लैक रेज का डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम है। फर्क क्या है, दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना है? बेटा दोनों के बीच जो पाथ डिफरेंस है वो यहां से लेकर यहां तक है। ये पॉइंट बी, ये सी, और ये सी और ये बी प्राइम। तो दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना है? बेटा आप बता सकते हैं कि 2 वाली रे में 1 वाली रे की निस्बत बी सी और सी बी प्राइम, ये पाथ यहां से यहां तक और यहां से यहां तक पाथ ज्यादा ट्रेवल किया है। यानी ये पूरे का पूरा यहां से लेकर यहां तक ये पाथ डिफरेंस है बिटवीन दीज टू रेज। अगर हमें ये पाथ डिफरेंस पता चल जाए तो हम ये बता पाएंगे कि ये पीक्स कब बननी है या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये कब करेंगी। तो अब जरा कोशिश हम ये करने वाले हैं कि हम किसी तरीके से ये पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लें। बेटा इन दोनों प्लेन्स के बीच जो फासला है जिसको इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहा गया है, दैट इज डी। डी क्या है बेटा? इंटरप्लेनर स्पेसिंग। यहां से मैंने सीधी लाइन यहां प्लॉट की यहां तक। अब हमें दो ट्राइंगल्स नजर आ रही हैं। एक ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरी ट्राइंगल है ए बी प्राइम सी। अब एक चीज आपको परेशान कर रही होगी कि सर ने ये एंगल भी थीटा बनाया है और ये वाला एंगल भी थीटा बनाया है। तो अब यार जरा आपने ये समझना है कि ये दोनों एंगल सेम कैसे हैं। तो बेटा जरा फोकस कीजिएगा, अगर आपने वीडियो 1.5 पर चलाई हुई है तो इसको 1 पे कर लें 1 मिनट के लिए। बेटा ये देखें, ये 1 वाली रे है और ये ब्लू वाली रे है। ब्लैक और ब्लू आपस में जो एंगल बना रही हैं उसको हम थीटा कह रहे हैं। बेटा ये हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि एक्सरेज हम खुद इंसिडेंट कर रहे हैं ना सैंपल के ऊपर, क्रिस्टल के ऊपर एक्सरे हम खुद इंसिडेंट कर रहे हैं। जब खुद इंसिडेंट कर रहे हैं तो ये वाला एंगल हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये बेटा एंगल है थीटा। ये जरा दोनों फिंगर्स पे फोकस रखें कि 1 वाली रे यानी ब्लैक वाली और ये ब्लू वाली के बीच एंगल थीटा है। ठीक है बेटा, और ये वाला थीटा किधर है? जरा देखें, ये जो ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है ए सी, ये वाला पॉइंट ए है और ये सी है, ए सी, क्या वो इस ब्लू के परपेंडिकुलर नहीं है? तो यस परपेंडिकुलर है। ए सी इसके परपेंडिकुलर है। बुक में इसको कहा क्या है? पी पी प्राइम। तो मैं लिख सकता हूं कि पी ए सी इज परपेंडिकुलर टू पी पी प्राइम। यस परपेंडिकुलर है। तो ये 1 वाली रे और ये ब्लू वाली लाइन दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। दोनों के बीच एंगल थीटा है और ए सी इसके परपेंडिकुलर है। अब जरा बेटा ये देखें, ये वाली जो ये रे है जिनके बीच एंगल बन रहा है, क्या ये वाली रे इसके परपेंडिकुलर है 1 वाली के कि नहीं? ये जो ब्लैक लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है, क्या वो इस 1 वाली रे के परपेंडिकुलर है या नहीं है? तो डेफिनेटली बेटा 1 वाली रे के ये वाली रे परपेंडिकुलर है। तो दोनों परपेंडिकुलर है ना, ये वाली और ये ए सी जो है। अब बेटा ट्रिग्नोमेट्री ये कहती है कि जो एंगल दो लाइंस के बीच होता है वही एंगल उनके परपेंडिकुलर्स के बीच भी होता है। यानी जो एंगल थीटा एंगल है 1 वाली और इस पी पी प्राइम वाली में, इन दोनों के बीच एंगल है थीटा। और ए सी और ए बी, ए सी और ए सी परपेंडिकुलर है पी पी प्राइम का, जबकि ए बी परपेंडिकुलर है 1 वाली रे के। ए बी इज परपेंडिकुलर टू रे 1। तो जो एंगल इन दोनों
यानी 1 वाली रे और पी प्राइम के दरमियान होगा, वही एंगल इनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान होगा, यानी वही एंगल ए सी और ए बी के दरमियान होगा। ए सी और ए बी, जो एंगल पी प्राइम और रे 1 के बीच है वही एंगल ए सी और ए बी के बीच है। ए सी और ए बी के दरमियान एंगल भी थीटा है। अब हमें इतनी एफर्ट करने की क्या जरूरत थी कि इतना लंबा सर ने 2-3 मिनट लगा के हमें यह समझाया है कि ये एंगल भी सेम है। हम तो रट्टा भी लगा सकते हैं, बहुत सारे बच्चे रट्टा भी लगाते हैं, लेकिन लॉजिकली अगर किसी ने समझना है तो वो दोबारा इसको वॉच कर सकता है। तो बेटा ये सारी एफर्ट करने का मतलब ये था कि जब तक आपको थीटा डिटरमाइन ना हो, हम फाइंड करना चाह रहे हैं ये पाथ डिफरेंस। जब तक हमें थीटा डिटरमाइन नहीं होगा तब तक हमें परपेंडिकुलर का पता नहीं चलेगा, और जब तक परपेंडिकुलर का पता नहीं चलेगा हम ये ट्रायंगल को रिजॉल्व कैसे करेंगे। तो इसलिए हमने थीटा को समझना या थीटा को बताना जरूरी समझा कि ताकि हम इस पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकें। तो बेटा जो एंगल थीटा ये है, सिंपल इज दैट, जो मैंने बातें बताई हैं वो दोबारा सुने तो ये एंगल भी थीटा ही निकलेगा। ठीक है बच्चों, अब दो ट्रायंगल्स आपके सामने बन गए। पाथ डिफरेंस हमारा क्या है, यहां से लेकर यहां तक। तो पाथ डिफरेंस क्या है बेटा, बी से लेकर सी तक, बी सी प्लस बी प्राइम सी, बी प्राइम सी। तो ये वाला हमारा पाथ डिफरेंस है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है। अब जरा पहले कैलकुलेट करेंगे बी सी और फिर कैलकुलेट करेंगे बी प्राइम सी। अब ये कैलकुलेशन करने के लिए बच्चों मैंने ये जो ट्रायंगल थी ना ए बी सी, ये मैंने यहां पर बनाई हुई है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, दिस इज बी, दिस इज सी। तो थीटा के सामने वाला मेरा बेटा परपेंडिकुलर होता है, यानी बी सी इज परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो डी यानी ए सी, ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस डी के बराबर है, क्योंकि ए सी ये चीज है, दिस इज इंटरप्लेनर डिस्टेंस। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग को मैंने डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ए सी किसके बराबर हुआ, डी के। अब यहां पर मैं वो वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करने वाला हूं जिसमें ये साइड और ये साइड इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये मुझे कैलकुलेट करना है और ये मुझे पता है, तो मैं यही दो साइड्स लूंगा ना। तो बेटा ये साइड थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो मेरे पास साइन थीटा आएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी बीसी ओवर हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, AC। तो साइन थीटा मेरा बेटा इक्वल आ गया, BC क्या है, BC तो हमें कैलकुलेट करना है, और AC क्या है बेटा, AC जो है वो D के बराबर है। तो बेटे BC किसके इक्वल आ जाएगा, BC इक्वल आ जाएगा D साइन थीटा के। अगर BC D साइन थीटा है तो B प्राइम CB क्या होगा, वो भी D साइन थीटा होगा। कैसे, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, बी प्राइम सी परपेंडिकुलर है, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, यानी ए सी हाइपोटेन्यूज है। तो सेम कंडीशन है दोनों के लिए, दोनों एक ही तरह के ट्रायंगल्स हैं, दोनों की ये साइड भी सेम है, हाइपोटेन्यूज वाली साइड दोनों की सेम है। तो अगेन बी प्राइम सी भी किसके बराबर आएगा, डी साइन थीटा के इक्वल ही आएगा। तो हमारा जो पाथ डिफरेंस है ये भी डी साइन थीटा और ये भी डी साइन थीटा, तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना हो गया, 2d साइन थीटा। बी सी भी साइन डी साइन थीटा है और बी प्राइम सी भी डी साइन थीटा है, तो टोटल पाथ डिफरेंस आ गया 2d साइन थीटा। अब बेटा हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन पढ़ रहे हैं। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, यानी अगर हमें पीक्स देखनी है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में पाथ डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल टू वेवलेंथ एन लैम्डा। अगर हम पाथ डिफरेंस की जगह पर ये एन लैम्डा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। इस इक्वेशन को कहा जाता है ब्रैग्स इक्वेशन, और ब्रैग्स लॉ भी कहते हैं इसको। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में आए कि ब्रैग्स लॉ क्या है, तो आपको ये फिगर बनानी पड़ेगी और आपको ये वाला एक्सप्लेन करना पड़ेगा, दिस इज ब्रैग्स लॉ या ब्रैग्स इक्वेशन। अगर आपसे 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिराइव द ब्रैग्स इक्वेशन, तो ये ब्रैग्स इक्वेशन है। यहां पर n क्या है बेटा, n की वैल्यू जो होती है दैट इज 1 2 3, n एक इंटीजर है। तो n
ये है बेटा जितने मैक्सिमा हैं 1 2 3, अगर एक मैक्सिमा बनेगा आपकी स्क्रीन डिटेक्टर की स्क्रीन पर तो एन की वैल्यू 1 होगी। अगर दो इस तरह के मैक्सिमा, दो पीक्स नजर आ रही हैं तो एन की वैल्यू 2 होगी। अगर 3 पीक्स नजर आ रही हैं तो एन की वैल्यू 3 होगी। ठीक है बच्चों, अब यहां तक आप वीडियो को पॉज करके दोबारा भी सुन सकते हैं। अब ये सारा काम हमने क्यों किया? ठीक है, ब्रैग्स इक्वेशन हमें मिल गई, इसका मकसद क्या है बेटा? इसका मकसद ये है कि हम इस इक्वेशन के जरिए हम बता सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर किस तरह का है। डिटेक्टर में पीक्स देख के हम, ये वैसे ज्यादा हायर क्लासेस के अंदर ज्यादा डीपली पढ़ाया जाता है, अगर आप फिजिक्स को परस्यू करें तो आगे मास्टर्स लेवल के ऊपर इस डिटेक्टर पर दिखाई देने वाले स्ट्रक्चर, ये जो हमें फ्रिंजेस का पैटर्न नजर आ रहा है, जो मैक्सिमस नजर आ रहे हैं, आगे मास्टर्स लेवल पर ये सिखाया जाता है कि आप इस पैटर्न को देख के किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसे बता सकते हैं। तो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बताने के लिए हम ब्रैग्स इक्वेशन यूज करते हैं। बेटा ब्रैग्स इक्वेशन में आप देख सकते हैं ना, डी क्या है? डी इज द, व्हाट इज डी? डी इज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग, यानी किसी भी क्रिस्टल की दो प्लेन्स के बीच स्पेस कितनी है। थीटा जो है वो ये है एंगल, जो एक्सरे प्लेन के साथ एंगल बना रही है वो थीटा है। एन इज द ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन यानी 1 2 3 जितनी पीक्स आपको डिटेक्टर की स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। और लेमडा क्या है? लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, एक्सरे जो हम यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ कितनी है। तो आप किसी अननोन एक्सरे की वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। अब इसके आते हैं एप्लीकेशंस के ऊपर। तो बेटा इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? हम किसी, जैसे मैंने पहले अभी जिक्र किया कि किसी भी क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, वो कैलकुलेट करने के लिए हम एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक का यूज करते हैं। दूसरे नंबर पर जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है वो भी एक्सरे डायफ्रैक्शन की मदद से ही बताया गया है। हीमोग्लोबिन जो है वो आपको पता है हमारे ब्लड के अंदर होता है। इसके अलावा जो हमारा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसका पता भी हमें एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक से ही चला है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल होता है। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था। ये टॉपिक एज अ होल बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपको इसको लॉन्ग क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से तैयार करना है। दोबारा मैं छोटा सा समराइज कर देता हूँ। मैंने कल वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि हमने पहले एक्सरेज की हमने डायफ्रैक्शन को पढ़ा, अब हम डायफ्रैक्शन की एप्लीकेशंस की तरफ जा रहे हैं। कल पहली एप्लीकेशन पढ़ाई थी कि हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग बनाते हैं, और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, लाइट को स्प्लिट करने के लिए यूज होता है, स्पेक्ट्रा को पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे स्पेक्ट्रा को पढ़ने के लिए बच्चों कैसे इस्तेमाल होता है कि ये कोई गैस है, फर्ज कर लें ये एक ट्यूब के अंदर कोई गैस है, इसमें से लाइट निकली है, इस लाइट के सामने हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग रख देते हैं। दिस इज आवर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्लेस कर दिया। अब आपको पता है कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है वो इस लाइट को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर स्प्लिट कर देगा, जैसे इसने 2-3 कलर्स के अंदर स्प्लिट कर दिया, और स्क्रीन के अंदर हमें पैटर्न मिलेगा। दिस इज डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, स्क्रीन के ऊपर हमें कोई पैटर्न नजर आएगा। तो हम यहां से थीटा कैलकुलेट करके, ये अगर सेंटर है तो यहां से थीटा डिटरमाइन करके हम बता सकते हैं कि इस कलर की वेवलेंथ कितनी है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो भी गैस है इसमें से जो लाइट निकल रही है, आपको पता है गैसेस जब एक्साइट होती हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड एक्साइटेड से वापस ग्राउंड में आते हैं तो वो एनर्जी एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं इसमें से, तो इसने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग ने उसको स्प्लिट अप कर दिया, उसका स्पेक्ट्रम बना दिया। अब हम इस स्पेक्ट्रम से उसकी वेवलेंथ बता सकते हैं। जब हमें वेवलेंथ पता चल गई तो हम कह सकेंगे कि सर ये वाली जो गैस है इसमें से ये पर्टिकुलर वेवलेंथ निकल रही है। इसके अलावा बेटा अगर हमें गैस का ही नहीं पता, हमें स्पेक्ट्रा पता है कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम इस तरह का होता है, हीलियम का स्पेक्ट्रम इस तरह का होता है, हर जो गैस है उसका स्पेक्ट्रम अपना अपना होता है, बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह। तो हमें स्पेक्ट्रम पता चल गया कि ये, हमें नहीं पता कि इस ट्यूब के अंदर कौन सी गैस है, लाइट निकल रही है उसमें से एनर्जी एमिट हो रही है एक्साइट करने पर, यानी इसको अगर जब हमने एक्साइट किया इसमें से एनर्जी एमिट हुई। अब मैं दोबारा ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड से जाएंगे, जब हम इसको एनर्जाइज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड से जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में,
एक्साइटेड स्टेट से वापस आएंगे ग्राउंड स्टेट में, तो वो एनर्जी एमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं। हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज किया, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ने क्या किया, उसको स्प्लिट अप कर दिया, उसकी जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही थी, विजिबल लाइट भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो जो भी विजिबल लाइट आ रही थी उसको स्प्लिट कर दिया उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर, जिससे हमें स्क्रीन पर पैटर्न मिला। अब हमें स्क्रीन पर पैटर्न मिला, हमने देखा वेवलेंथ कैलकुलेट की, अच्छा जी ये वेवलेंथ जो है वो रेड की है, ये ब्लू की है, ये ग्रीन की है, यानी इस गैस में से रेड ब्लू ग्रीन निकल रही है। तो अब हमें पता है रेड ब्लू ग्रीन कौन सी गैस होती है, क्योंकि हर गैस का स्पेक्ट्रम अलग है, तो हम बता सकते हैं कि इस ट्यूब के अंदर गैस कौन सी है वेवलेंथ को कैलकुलेट करके। तो ये मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर डायफ्रैक्शन की एप्लीकेशन पढ़ाई थी कि हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को यूज करके वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर मैंने डायफ्रैक्शन की दूसरी एप्लीकेशन पढ़ाई है, जिससे हम किसी एक्सरे को यूज करके, डायफ्रैक्शन बाई एक्सरेज को यूज करके हम किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो उम्मीद है बेटा लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो लेक्चर को ना एटलीस्ट 2 दफा लाजमी